सबसे प्रथम भारत शब्द का प्रयोग आता है। य इमे रोदसी उभे अहमिंद्रमतुष्टवम विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदम भारतम जनम। इस मंत्र में भारत शब्द का उल्लेख हुआ है। यहाँ भारत का अर्थ बुद्धिमान लोगों से दिया गया है। भा प्रकाशे रताः, विद्या रूपी प्रकाशे रताः भारताः। उस तरह के लोगों की रक्षा के लिए यहाँ इस मंत्र में कामना की गई है इंद्र से। यह जो भारतवर्ष है, किसी भी देश को, अग्नि पुराण में भुवन कोश की चर्चा है, उसका उल्लेख ओझा जी ने किया है अपने ग्रंथ में। तो भुवन कोश के अंतर्गत जो देशों का विभाजन बताया गया है, तो वहां कहा गया कि किसी भी देश का विभाजन दो प्रकार से होता है। एक तो राज्य शासन की दृष्टि से और दूसरा भौगोलिक दृष्टि से। तो जो राज्य शासन की व्यवस्था की दृष्टि से कि राजा का राज्य कहाँ तक विस्तृत होता है, वहां तक वह राष्ट्र उस राजा के अधीन शासन के अंतर्गत होता है, एक पक्ष ये लिया गया। दूसरा भौगोलिक दृष्टि ली गई कि जिस स्थान का एक दूसरे से संबंध स्थापित होता है, पार्श्व के जो स्थान हैं उनको एक मान लिया जाता है। अब जैसे मिथिला क्षेत्र है, अभी सौभाग्य से ओझा जी मिथिला क्षेत्र के में जन्म लिए थे, तो मिथिला क्षेत्र जो जनकपुर कहलाता है, वह कुछ भाग उसका अभी बिहार प्रांत में पड़ता है और कुछ भाग नेपाल प्रांत में पड़ता है, नेपाल देश में पड़ता है। तो ये भौगोलिक परिस्थिति बदलती रहती है। राज्य शासन की दृष्टि से भी ये जो भौगोलिक परिवर्तन हैं ये होते रहते हैं। इन सभी बातों का जब बहुत दीर्घ काल बीत जाता है तो बहुत बातें ओझल हो जाती हैं, नजर से हट जाती हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। फिर जो गवेषणा करने वाले लोग होते हैं, अन्वेषक होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो इन बातों को खोजते हैं, अन्वेषण करते हैं। शास्त्रांतरों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। उन वर्णनों के आधार पर वो कुछ कुछ प्रमाण जुटाकर इन बातों को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। हम मनुस्मृति जब पढ़ते हैं तो मनुस्मृति में दूसरे अध्याय में ब्रह्मावर्त देश की चर्चा की गई है, ब्रह्मर्षि देश की चर्चा की गई है, मध्य देश की चर्चा की गई है, आर्यावर्त देश की चर्चा की गई है और यज्ञीय देश की चर्चा की गई है। उनका लक्षण दिया है। ब्रह्मावर्त देश का लक्षण दिया है, सरस्वती दिखदवत्योर देव नद्योर यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। तो सरस्वती और दृषदवती नदी के, अब दृषदवती नदी, सरस्वती नदी भी विलुप्त है, दृषदवती नदी भी अभी परिचय में नहीं है कि कहाँ हैं। तो इसलिए इन सीमाओं को स्थापित करना, सबके सामने लाना आज कठिन जरूर है। ब्रह्मर्षि देश का लक्षण बताते हुए मनु महाराज कहते हैं, कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पंचालाह सूरसेनकाः एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनंतरः। ब्रह्मावर्त के बाद ब्रह्मर्षि देश का वर्णन करते हैं। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, सूरसेनक, ये सब ब्रह्मर्षि देश कहलाते हैं। उसके बाद मध्य देश का लक्षण बताते हुए कहते हैं, हिमवद विंध्ययोर मध्यम यत् प्राग विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्य देश प्रकीर्तितः। तो हिमवान कहते हैं हिमालय पर्वत को, और विंध्य पर्वत, इसके बीच में मध्य देश को उन्होंने रखा। आर्यावर्त देश का लक्षण बताते हुए मनु महाराज कहते हैं, आ समुद्रात तु वै पूर्वाद आ समुद्रात च पश्चिमात तयोरेवांतरम गिरिजोरार्यावर्तम विदुर्बुधा। तो तयोरेवांतरम गिरियो, वो जो दो गिरी हैं जिसके
जिसकी चर्चा मध्य देश के अंतर्गत की गई, हिमवत और विंध्य, इन दोनों पर्वतों के बीच और समुद्र से, पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक, ये भारत देश का, मध्य आर्यावर्त देश का लक्षण बताया कि ये आर्यावर्त देश है। और जग्गीय देश का लक्षण बताते हुए कहते हैं, कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः सज्ञेयो जग्गीयो देशो म्लेच्छ देशस्ततः परः। कृष्ण मृग जहां जहां विचरण करते हैं, ऐसा जहां जिस जिस स्थान पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं, उन स्थानों को यज्ञीय देश कहा गया, और इससे इतर जो देश हैं उनको म्लेच्छ देश कहा गया। जो ओझा जी ने सीमा प्रसंग के अंतर्गत 14 प्रमाण दिया है, उन 14 प्रमाणों के अंतर्गत जो व्याख्यान उन्होंने किया, वो पहला प्रमाण है पुरायुगीया प्रादेशिक संज्ञा विशेषा प्रथमम प्रमाणम। पुराने जमाने में, बहुत पूर्व युगों में, युग युगांतर से पहले प्रादेशिक संज्ञा विशेष जो देशों की जो संज्ञाएं होती थी, उनको अधिष्ठान मानकर ओझा जी ने प्रथम प्रमाण दिया, जिसमें ये कहा गया है कि चीन, ईरान इत्यादि जो देश हैं वो आर्यायन कहे जाते हैं, ये आर्यावर्त है और वो आर्यायन कहलाते हैं। बीच में एक रेखा खींची उन्होंने सिंधु नदी की। सिंधु नदी के पूर्व दिशा में जो देश है वो आर्यावर्त है, और सिंधु नदी से पश्चिम और लाल सागर तक जो भी देश हैं वो आर्यायन देश है। तो आर्यावर्त देश और आर्यायन देश पहले एक ही थे, बाद में विभाजन हुआ, ऐसा उनका कहना है पहले प्रमाण के अंदर। उसके बाद दूसरा प्रमाण अवर युगीया संज्ञा विशेषा द्वितीय प्रमाण। बाद के युग में जो संज्ञाएं बदलती गई, देश देशांतरों के नाम बदलते गए, जैसा शासक आया वैसा नाम हो गया। तो अंग्रेज शासक आया तो अंग्रेजी में नाम रख दिया, मुगल शासक आया तो जो है वो अपनी भाषा में, अरबी भाषा में, पारसी भाषा में, नाम यवन भाषा में नामकरण कर दिया। तो देश देशांतरों का नाम बदलता चला गया। अभी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार बहुत स्थानों का नाम बदल रहे हैं। जैसे इलाहाबाद था, इलाहाबाद को प्रयागराज हम लोग कहते हैं, लेकिन कहीं प्रयागराज लिखा हुआ बोर्ड में कहीं नहीं मिलता था। रेलवे स्टेशन भी इलाहाबाद और बस स्टैंड भी इलाहाबाद, लेकिन अब सरकार ने उस पर ध्यान दिया है, अपने मूल स्वरूप को लाने का प्रयत्न किया है, तो अब उसका नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है। तीसरा प्रमाण है इंद्र वरुण निमित्ते ब्राह्मणानाम वैज्ञानिकम वाग्युद्धम तृतीयम प्रमाण। इंद्र वरुण से संबंधित ब्राह्मणों का जो वैज्ञानिक वाग्युद्ध हुआ, उस वाग्युद्ध के अंतर्गत जो कुछ लोग विशेष थे वो आसुरी प्रवृत्ति के हुए, और उनका जो विस्तार हुआ वो पश्चिम देश की ओर हुआ, इसलिए पश्चिम देश को हम लोग असुर प्रदेश ही कहते हैं। तो उनका निवास स्थान वहां हुआ, और उनके विषय में बहुत सारे वृत्तांत ओझा जी ने तीसरे प्रमाण में प्रस्तुत किया है। चौथे प्रमाण में भारतवर्षस्य भूवृत्त चतुर्थान सत्वाख्यानम चतुर्थम प्रमाणम, ऐसा कह करके भारतवर्ष का जो भूवृत्त है उसका जो चौथा अंश है, चौथा भाग है, उसको लेकर के ओझा जी ने अपना विचार व्यक्त किया है। पांचवा जो प्रमाण है, अपिच भारतवर्षात् पूर्वस्थानाम उपद्वीपानाम भारतीयात्वाख्यानम भारतवर्षस्य बहुविस्तृत प्रदेशत्वे पंचमम प्रमाणम। भारतवर्ष बहुत बड़ा राष्ट्र था, और उस राष्ट्र के अंतर्गत ही जितने भी देश हैं वो सारे देश थे, ये वहां कहा गया है। उस विषय को लेकर के ओझा जी ने पांचवें प्रमाण में बहुत सारी बातों को कहा है, और उसमें भारतवर्ष के अंतर्गत 9 द्वीपों का वर्णन बताया है। उसमें ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण के जो उद्धरण हैं उन उद्धरणों को दिया है, और सभी द्वीपों का नामकरण आज के युग में जो है
वो भी, और जो पहले पुराने युग में जो नाम थे वो भी गिनाए हैं। जैसे इंद्रद्वीप पहले था, उसको प्रचलित नाम इंद्रमन है, अभी अंग्रेजी वाले उसको अंडमान कहते हैं, अंडमान निकोबार। नागद्वीप है, नागद्वीप को निकोबार कहते हैं। सौम्य था पुराना नाम, सोमात्रा हुआ, सुमात्रा हुआ, अभी यवद्वीप और बलिद्वीप भी कहते हैं। गांधर्व था पुराना नाम एक द्वीप का, फिलिपाइन बाद में हुआ, और अभी उसको लुम्बक, सुम्बा, फ्लोरिन इत्यादि जावा द्वीप समूह कहते हैं। पुराना नाम था एक द्वीप का बारून, उसका अभी नाम ब्रुनाई और ब्रुनी इत्यादि होता है। छठा जो द्वीप है वो है कसेरुमान, उसको कसेरु कहते हैं, सेलेबिस भी कहते हैं। सातवां जो है द्वीप उसका नाम गभस्तिमान, उसको मलुक्का भी कहते हैं। आठवां जो द्वीप है वो ताम्रपर्ण था पुराना नाम उसका, ताम्रपर्णी हुआ, टापुरोबेन हुआ, सीलोन हुआ, और अभी उसको सीलोन या सरन कहते हैं। और नौवां जो उपद्वीप है वो है कुमारिका। कुमारिका भारत खंड है, भारत खंड के अंतर्गत कुमारिका को लिया गया है। इस तरह से 9 द्वीपों का वर्णन करते हुए 5वें प्रमाण को ओझा जी ने पुष्ट किया है। छठे प्रमाण में उन्होंने अपिच सिंधो पश्चिम स्थानाम देशानाम भारतीय देशत्वाख्यानम षष्ठम प्रमाणम कहा है। और सिंधु से पश्चिमस्थ जो देश हैं, लाल सागर तक फैले हुए ईरान आदि, जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान इत्यादि जो देश हैं, उन सभी देशों को भारत देश ही है, वो इस तरह से उन्होंने व्याख्यान करके प्रमाण पूर्वक उसको पुष्ट किया है। उसके अंतर्गत विशेष रूप से गांधार, मद्र, पारव, पल्लव, कंबोज, शक और यवन देशों को उन्होंने कूट किया है। सातवां जो प्रमाण है, अपिच गांधारतः पश्चिमोत्तरेषु मद्रेषु यज्ञवेदाध्यापकस्य कापि अमहर्षेः निवासः सप्तमं प्रमाणम। कहते हैं कि पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश में यज्ञ वेदाध्यापक कुछ लोग वहां रहते थे, कुछ महर्षि लोग वहां रहते थे, जिनका वर्णन किया है 7वें प्रमाण के अंतर्गत। अपिच यवन देवस्य भारतवर्षीय पश्चिम सीमात्वाख्यानम 8वां प्रमाणम। यवन देश जो है वह भी भारत देश का ही अंग था, उसको 8वें प्रमाण के अंतर्गत उन्होंने सिद्ध किया है। व्याकरण भाष्ये तूरस पर्वताभिप्रायेण आदर्श पर्वतस्य भारतीय पश्चिम सीमात्वाख्यानम 9वां प्रमाण। 9वें प्रमाण के अंतर्गत व्याकरण भाष्य में जो तूरस पर्वत का नाम आया है, उसको सामने लाकर भारतीय पश्चिम सीमा का जो निर्धारण है वो करने का प्रयत्न 9वें प्रमाण के अंतर्गत ओझा जी ने किया है। त्रिपुरासुर वधाख्याने लौहपुरस्य पृथ्वी लोकस्थत्वाख्यानम 10वां प्रमाण। हम जानते हैं कि त्रिपुरासुर 3 पुर के असुर थे, 3 भाई थे वो, और तीनों भाइयों ने बड़ी ही तपस्या करके, उग्र तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि हम तीनों भाइयों का 3 पुर हो, और वो 3 पुर हुए स्वर्णपुर, रजतपुर और लौह। तो लौहपुर जो है वो पृथ्वी लोक है, रजतपुर जो है वो अंतरिक्ष लोक है, और स्वर्णपुर द्युलोक है। इन तीनों लोकों के क्रम को वेद में उपसदिष्टि के नाम से जाना जाता है। 3 उपसदिष्टियां होती हैं, और तीनों उपसदिष्टियों के वहां नामकरण किए गए हैं। पहला जो उपसदिष्टि है उसको हिरण्यमय कहा गया, दूसरे को राजत कहा गया, और तृतीय को आयसी कहा गया। तो ये जो 3 उपसदिष्टियां हैं, यही 3 पुरों के द्योतक हैं, जिसको पुराण में कथा के ब्याज से भगवान वेदव्यास ने बड़े ही विस्तृत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है इस कथा को। वह जो त्रिपुरासुर का वध हुआ, उस त्रिपुरासुर के वध के अंतर्गत जो लौहपुर, जो यह पृथ्वी है, इस पृथ्वी को ही लौहपुर कहते हैं। इस बात के लिए बहुत सारे प्रमाण जुटा करके ओझा जी ने इस 10वें प्रमाण को पुष्ट किया है। नवानाम भारतीय द्वीपानाम मध्ये हिंदुस्तानस्य 9वं कुमारिका द्वीपत्वाख्यानम भारतवर्षस्य हिंदुस्तान मात्र पर्यवसायित्वाभावे 11वां प्रमाण। अब कहते हैं कि 11वें प्रमाण के अंतर्गत जो 9 द्वीप में कुमारिका द्वीप बताया गया है, उस कुमारिका द्वीप को भारत वर्ष
या हिंदुस्तान के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए ओझा जी ने 11वें प्रमाण में अपना सारा व्याख्यान प्रस्तुत किया है। तुरुस्क देश का देशस्य भारतीय वर्षीयोत्तर सीमात्वाख्यानम द्वादशम प्रमाण। तुरुस्क देश का जो भारतवर्षीय उत्तर सीमा रूप है, उत्तर भारतवर्ष की उत्तर सीमा तुरुस्क देश है, इस बात को कहने के लिए ओझा जी ने अनेक शास्त्रों का प्रमाण देते हुए 12वें प्रमाण को सिद्ध किया है। पूर्वे किराता यस्यांते पश्चिमे यवना स्थिता आंध्रा दक्षिण तो धीरस तुरुस्कास्त्वपिचोत्तरे, यह वायु पुराण का श्लोक उद्धृत किया है। और तुरुस्क कहते हैं तुर्किस्तान को, टर्की जिसको आजकल कहते हैं, वो जो तुर्किस्तान है वह तुर्किस्तान भी भारत का उत्तर सीमा प्रांत था। इस बात को इस वायु पुराण के अन्य पुराणों के उदाहरणों को लेकर के ओझा जी ने सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। अपिच पश्चिम समुद्र से भारतवर्षीय पश्चिम सीमात्वाख्यानम त्रयोदशम प्रमाण। 13वें प्रमाण के अंतर्गत ओझा जी ने पश्चिम समुद्र को भारतवर्ष का पश्चिम सीमा के रूप में बताने का प्रयत्न किया है। और इसके लिए उन्होंने मार्कंडेय पुराण का बहुत सारे श्लोकों का उदाहरण दिया है और कहा है एतत्तु भारतम वर्षम चतुःसंस्थान संस्थितम दक्षिणा परतो ह्यस्य पूर्वेन च महोददेः हिमवानुत्तरेणास्य कार्मुकस्य यथा गुणः। यह मार्कंडेय पुराण के 54वें अध्याय का श्लोक है। इसका उदाहरण दे करके ओझा जी ने यह पुष्ट किया है कि यह जो पश्चिम समुद्र है वह भारतवर्ष का पश्चिम सीमा प्रांत है। 14वें प्रमाण के अंतर्गत ओझा जी ने ईरान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि जो शब्द हैं शासन क्रांति के परिवर्तन के आधार पर जो बनाए गए शब्द हैं, इन आधारों पर इन देशों के नामकरण होने के कारण ये जो देश हैं ये आज हम भारतवर्ष के सीमा प्रांतों से कट चुके हैं। भारतवर्ष का जो भुवन कोश है उस भुवन कोश को भौगोलिक गणित की व्यवस्था के आधार पर बताते हुए कहते हैं इसमें जो शासन के आधार पर किए गए विभाजन है वो अनित्य और अव्यवस्थित है, क्योंकि वे समय समय पर बदलते रहते हैं। राज्य शासन बदल गया, राजा बदल गया तो राजा का राज्य क्षेत्र भी, राष्ट्र भी बदल गया। कभी युद्ध हुआ किसी के साथ, वो हार गया तो वो उसका क्षेत्रफल कम हो गया, कभी जीत गया तो उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, जितना जीत लिया उतना उसका बढ़ गया। जैसे यूरोप और रूस का युद्ध अभी चल रहा है, मान लीजिए, तो रूस का बहुत बड़ा, सोवियत संघ रूस बहुत बड़ा था, धीरे धीरे हारता गया, करता गया तो बहुत छोटा हो गया। अब फिर कौन इस युद्ध में विजयी होगा और किसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, किसका क्षेत्रफल घटेगा, ये तो समय तय करता है। क्योंकि समय एव करोति बलाबलम, ये शिशुपाल पद में जो कहा गया है वो इस आधार पर चलता है। और ये यार राजनीति है। राजनीति का लक्षण नीतिकारों ने कहा है आत्मोदयः परग्लानिः नीतिः तदिह कथ्यते। अपना अभ्युदय और दूसरे की ग्लानि, आत्मोदयः परग्लानिः नीतिः तदिह कथ्यते, उसी को राजनीति कहते हैं। तो आजकल राजनीति की दृष्टि से राजाओं का जो युद्ध होता है वो सब दिन से चलता आ रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। तो उसमें क्षेत्रफल का घटना और बढ़ना ये स्वाभाविक क्रिया होती है, इसलिए यह बदलता रहता है। इसको अनित्य कहा है ओझा जी ने, अव्यवस्थित कहा है और समय समय पर बदलता रहता है ये कहे हैं। जिस देश का राजा जितने प्रांत को जीत लेता है उस राजा का वो प्रांत हो जाता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इन बातों को कहते हुए कहते हैं कि पहले की अपेक्षा कुछ अन्य ही नाम से निर्दिष्ट किए जाते हैं वे देश, जो देश जिस राजा के द्वारा जीत लिए जाते हैं। अतएव भारत के ही ये गांधार देश, अफगानिस्तान शब्द से, हिंगला देश पहले सुगदिया नाम से तथा बाद में बलूचिस्तान नाम से कहे जाते थे, ऐसा ओझा जी ने प्रमाण के पूर्वक कहा है। समय समय पर पारस्थान को ही उनके प्रांतों के नाम पर्सिया, ईरान, कैलजिया, असीरिया, इराक और मोसोपोटामिया
शब्दों में भी कहा जाता था। ऐसा ओझा जी ने अपने इस 14वें प्रमाण के अंतर्गत स्पष्ट किया है। बर्मा देश प्राचीन काल में भारतवर्ष का ही एक प्रदेश था, जो बाद में मध्य युग में हिंदुस्तान से अलग माना जाने लगा, क्योंकि अनेक प्रकार की बातें हुई और उन बातों के अंतर्गत वह बर्मा देश जो वर्तमान युग में सम्मिलित है अभी, वह बीच में कट गया था भारत से और फिर बाद में भारत में मिल गया। और अभी भी बर्मा देश पुनः हम भारतवर्ष से, हमारे से अलग ही है, ऐसा समझते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण देते हुए ओझा जी ने इन बातों को स्पष्ट करता हुआ कहा है कि जो ये राज्य शासन की व्यवस्था है, इस राज्य शासन के विशेष आग्रह से वर्तमान में भारतवर्ष नाम से यह जो अन्य देश हैं, ईरान, बलूचिस्तान इत्यादि, ये सब भारतवर्ष के नाम से नहीं जाने जाते हैं, अपने अपने संज्ञा से जाने जाते हैं। किंतु वस्तुतः भारतवर्ष और हिंदुस्तान शब्द दोनों परस्पर पर्यायवाची है। हिंदू का स्थान हिंदुस्तान और उसी को भाषा में हिंदुस्तान कहते हैं। तो यह पर्यायवाची शब्द हैं और ये जो पर्यायवाची शब्द हैं, ये पर्याय भारतवर्ष का जो हिंदुस्तान शब्द पर्यायवाची हैं, वो शास्त्र सम्मत हैं कि नहीं है, इस बात पर विचार करते हुए ओझा जी ये कहते हैं कि यद्यपि ये दोनों पर्यायवाची नहीं हैं, अपितु भारतीय भुवन कोश के अनुसार राज्य शासन व्यवस्था की अपेक्षा न करके स्वतंत्रता पूर्वक आधार पर प्रशांत महासागर से लेकर लाल सागर तक और भूमध्य सागर पर्यंत प्रदेश का भारतवर्ष शब्द से प्रयुक्त होना निश्चित होता है। तो तात्पर्य यह है कि प्रशांत महासागर से लेकर लाल सागर तक भारतवर्ष है और इस बीच में रहने वाले जो सिंधु प्रदेश के तट पर रहने वाले लोग थे, वे सब हिंदू कहलाए। ये भाषा विज्ञान के अनुसार वही हिंदुस्तान हुआ, ऐसा ओझा जी भी स्पष्ट करते हैं। अतः भारत का सिंधुस्तान और पारस्थान रूप से दो भागों में विभक्त होने के आधार पर सिंधुस्तान को ही हिंदुस्तान शब्द से व्यवहार किए जाने के कारण सिद्ध होता है कि हिंदुस्तान भारतवर्ष का एक प्रांत विशेष है। भारतवर्ष नामकरण नित्य और व्यवस्थित है, क्योंकि भारतवर्ष जो है ये ऋग्वेद से चलकर अब तक चला आ रहा है यह नामकरण, इसलिए यह नित्य है और व्यवस्थित है। किंतु राज्य शासन के अनुसार जो हिंदुस्तान इत्यादि नाम हुए भारतवर्ष के, वे नाम अनित्य और अव्यवस्थित हैं, वो बदलते रहते हैं। अतएव पश्चिमी भारत के अफगानिस्तान, खुरासान, ईरान इत्यादि का हिंदुस्तान न होने पर भी भारतवर्ष होना समाप्त नहीं होता है। प्राचीन आर्य शास्त्रों में सिद्धांत रूप से भारतवर्ष का पृथ्वी मंडल के चतुर्थांश भाग में होना पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। ये जो एक श्लोक हमने पहले उद्धृत किया था कि वह जो देश का चतुर्थांश स्वरूप है, यह चौथे प्रमाण में ओझा जी ने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। भारतवर्ष का जो भूवृत्त है उसका चतुर्थांश, पृथ्वी मंडल का चतुर्थांश भारतवर्ष है, इस बात को उन्होंने चौथे प्रमाण के अंतर्गत बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से यह जो 14 प्रमाण इस सीमा प्रसंग के अंतर्गत ओझा जी ने प्रस्तुत किया है, इन 14 प्रमाणों से भारतवर्ष की जो सीमा है वह पूर्व दिशा में चीन समुद्र से लेकर पश्चिम में लाल समुद्र पर्यंत सिद्ध होती है। यह बात यहाँ प्रमाण पूर्वक पुष्ट करते हुए ओझा जी यह 14वें प्रमाण को प्रस्तुत किए हैं। यह गवेषणात्मक विषय है, क्योंकि आज बहुत सारी बातें हमारी नजर से ओझल हो चुके हैं और इसके कुछ टेक्स्ट जो शास्त्रीय प्रमाण हैं वो भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अनंत शास्त्र थे, उन शास्त्रों में से बहुत सारे शास्त्र विलुप्त हो गए जो नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत शास्त्रों में जहां जहां इनका वर्णन आया होगा, हो सकता है वो हमारी
दृष्टिपटल में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सब क्षेत्रफल हमारा ही है और उसको प्रमाण पूर्वक हमें प्रस्तुत करना चाहिए, उस पर जोर देना चाहिए। भारत सरकार को इस दिशा में काम भी करना चाहिए। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, आप सबने इस व्याख्यान के लिए हमको यहाँ अवसर प्रदान किए, आप लोग, इस एतदर्थ मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयन्तु वेदाः।